हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आदित्य के यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी विल डिस्कस द वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। क्योंकि बेसिक इसलिए है क्योंकि ऑल द थिंग्स विच आर लिस्टेड इन ज्योग्राफी रिक्वायर अ बेसिक नॉलेज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जितने भी टॉपिक्स हमको आगे पढ़ने हैं उसके लिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, खासकर क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, इन सारे टॉपिक्स में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि हमें जब तक पता नहीं रहेगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है तो हमें वो सारे टॉपिक समझ में नहीं आने। इसीलिए हम लोग आज पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। ठीक है, सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, सेशन आपको समझ में आएगा। देखिए, हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। हमारा जो सोर्स होगा वो एनसीईआरटी होगा। हम जितनी चीजें आपको यहाँ बताएंगे तो मेरा जो सोर्स है, जो मेरा क्या नाम है कंटेंट है, वो एनसीईआरटी है। दूसरी चीज, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो खासकर जितने भी एसएससी एग्जामिनेशन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। खासकर जो आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी जो पेपर्स होते हैं उसके लिए भी आपके लिए ये सफिशियंट मैटर है। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए दो तरीके से पढ़ाई करेंगे। पहला तो मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये आज हमारी पहली क्लास है और आने वाली जो सब्सिक्वेंट क्लासेस होगी उसमें हम लोग और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसीलिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, अगर हम लोग बात करें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की तो आपको पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है ये क्या एक इमेजिनरी लाइन है। क्या लाइन है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नेचर ने कोई नहीं बनाया है इमेजिनरी लाइन। नेचर ने कोई ऐसी लाइंस को ड्रॉ करके हमारे नेचर में नहीं भेजा है। अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये हमारा ग्लोब है। अगर सपोज दैट ये हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब पे अगर हम लोग देखें तो ग्लोब पे नेचर ने कोई ऐसे लाइंस नहीं ड्रॉ किए हैं। हमने क्या किया है, ग्लोब पे कुछ लाइंस खींची हैं ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल, और कुछ लाइंस खींची है ऐसे वर्टिकल। ठीक है, तो ये हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस खींची है। इसका पर्पस क्या है, क्यों खींची? जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान दें, बचपन में हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, एक्स और वाई प्लेन, अगर आपको याद हो, है ना। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, राइट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर हम लोग किसी एग्जैक्ट पोजीशन को निकालना हो, सपोज दैट मैंने कह दिया आपको यहाँ पे 3,2 निकालना है। क्या निकालना है? 3,2 निकालना है। सॉरी, ये थोड़ा सा ये इधर होगा, ये ठीक है। 3,2 मैंने कहा आपको निकालना है, तो 3,2 मतलब एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है यही इसकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है कि नहीं होती है? तो अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो एक्सिस होनी चाहिए ना। एक एक्स एक्सिस होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, वाई एक्सिस होनी चाहिए। तो जब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट हमें यहाँ पे क्या मिलता है, पोजीशन मिलती है। इसी तरह अगर हमें ग्लोब के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर, अगर हमको अपनी पृथ्वी के ऊपर एक एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी हो, क्या निकालनी हो, एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी हो। सपोज दैट हमारे पास एक ग्लोब है और हमको एक एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी है। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें निकालनी है तो हमको क्या चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए हमको एक हॉरिजेंटल लाइन चाहिए और एक वर्टिकल लाइन चाहिए। एक हॉरिजेंटल लाइन चाहिए और एक वर्टिकल लाइन चाहिए। तो जैसे ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, यही हमें एग्जैक्ट क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा कि नहीं बताएगा, है ना। तो अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन निकालना है तो क्या करना है, हमें एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन चाहिए। नेचर ने ऐसा कुछ नहीं बनाया, हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है, इसको समझने के लिए बनाया है। तो पहली चीज तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है वो कैसी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। हमेशा इसको याद रखिएगा कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन। ये दोनों कैसी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। तो पहला जो पॉइंट हमारा ये बनता है ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है। नेचर ने इसको कभी ऐसे ड्रॉ करके नहीं भेजा है, नेचर ने इसको ऐसे कभी ड्रॉ करके नहीं भेजा है। ठीक है, और ये कैसी होती है, एक हॉरिजेंटल होती है और एक वर्टिकल होती है। ठीक है, अब इसका अगर हम बात करें पर्पस, क्या बात करें, पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है, क्यों हमने इसको ड्रॉ किया? तो पहला पर्पस हमने यही पता चला कि हमको एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए, है ना। तो टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए पहली चीज इस्तेमाल होता है। दूसरा दूसरा हम लोग इससे निकालते हैं टाइम। क्या निकालते हैं, टाइम। ठीक है, टाइम निकालने के लिए भी बड़ा इस्तेमाल होता है। तो टू डिटरमाइन
टू डिटरमाइन टाइम एंड डेट। टाइम कैसे निकालते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, डेट कैसे निकालते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी इसका हम पर्पस देखें तो पर्पस हमारा क्या है? पर्पस हमारा डिटरमाइन टाइम निकालने के लिए इस्तेमाल होता है और पोजीशन निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमेशा याद रखिएगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है। पहली चीज तो ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी के साथ साथ अगर इसके पर्पस की बात करें तो दो पर्पस हमारा बेसिक होता है, एक एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए और एक एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए। ठीक है, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऐसा नेचर ने कोई ड्रॉ करके नहीं भेजा है, हमने इसको अपनी सहूलियत के लिए ड्रॉ किया है, अपनी कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ किया है, और इससे हम लोग क्या निकालते हैं? एग्जैक्ट पोजीशन निकालते हैं और एग्जैक्ट टाइम एंड डेट निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी को मैंने यहाँ पे पीपीटी के फॉर्म में लिखा है, देखिए यूज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइंस। तो पहली चीज हमको क्या मिला कि ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है? एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो कैसी लाइन है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि ये कैसी है? इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो ये एक कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। अराउंड द अर्थ यूज, अब देखिए इसका पर्पस भी बता रहा है साथ में, टू लोकेट। क्या करना है? टू लोकेट अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट प्रिसाइसली, एकदम करेक्ट उसकी पोजीशन निकालने के लिए। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या बता रहा है? ये इसकी पोजीशन बता रहा है। ठीक है, तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पर्सन की एग्जैक्ट पोजीशन निकालना है, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पर्सन की एग्जैक्ट पोजीशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं? किसको इस्तेमाल करते हैं? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दीज लाइंस आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग टाइम एंड डेट, और साथ ही साथ क्या निकालते हैं हम लोग? टाइम और डेट निकालते हैं। आगे हम लोग सेशन में पढ़ेंगे कि टाइम और डेट कैसे निकालते हैं, वो हम लोग आपको आगे बताएंगे। तो फिलहाल अभी इतना समझ में आना चाहिए कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन निकालने के साथ साथ टाइम एंड डेट निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई प्लेन की तरह ये काम करते हैं, जैसे हम लोग मैथ्स में एक्स और वाई प्लेन करते थे उससे कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, तो सेम यही है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर आल्सो नोन एज ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, बिकॉज they provides systematic network of the lines on which the position of the various earth surface feature can be represented। मतलब एक ऐसी लाइंस है हमारे ग्लोब के ऊपर, ये एक ऐसी लाइन है जिससे क्या होता है? हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन निकालते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस की तरह काम कर रहा है। ये वाई एक्सिस जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वही हमारा क्या होगा? एग्जैक्ट पोजीशन। इसीलिए इसको हम लोग ज्योग्राफिकल, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं। नो डाउट, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर नोन एज ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होती है, इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा डिग्री में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? डिग्री। जैसे 10 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 60 डिग्री, तो ऐसे लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। अब अगर हम लोग लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड होता है क्या? पहले थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में समझते हैं। एक मिनट, मैं पेज ऐड कर लूँ। लैटिट्यूड, इंसर्ट पेज, ये आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, देखिए थोड़ा सा हम उसको और डिटेल में समझते हैं। सपोज दैट ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ग्लोब है। ठीक है, हमने क्या किया? इस ग्लोब के ऊपर सबसे पहले एक लाइन खींची जिसने इस लाइन ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये एक कैसी लाइन है? ये एक हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, इस हॉरिजेंटल लाइन ने इस ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये नॉर्थ में और ये साउथ में। ठीक है, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। ये लैटिट्यूड जो होती है ये ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड करती है। क्या करती है? इक्वली डिवाइड करती है। ठीक है, इसको हम लोगों ने चाहे एकदम ग्लोब के बीचों बीच से पास किया। जैसे ही पास किया इसने ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बॉटम पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। अब हम लोग क्या करते हैं? इसी लाइन को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज इक्वेटर। इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? इक्वेटर देते हैं, नाम देते हैं, या इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड। अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, इक्वेटर के जस्ट एकदम सेंटर पे आते हैं। यहाँ पे इक्वेटर के जस्ट सेंटर में आने के बाद हम लोग हर एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, हर एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इक्वल एंगल में ड्रॉ करते हैं। किसमें करते हैं, इक्वल एंगल में। सपोज दैट मैंने ये 5 डिग्री ड्रॉ किया, क्या किया, 5 डिग्री। अब आप देखो, अगर 5 डिग्री मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, तो अगर आप जरा देखें तो जैसे ही हमने ये लाइन को ड्रॉ किया, हमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं कि नहीं। जैसे ही हमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, मैंने इस लाइन को क्या किया, मिला दिया। जैसे ही हमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, मैंने इस लाइन को क्या किया, आपस में मिला दिया। तो ये जो लाइन हमें मिली, ये लाइन, ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे 5 डिग्री नॉर्थ। क्या बोलेंगे, 5 डिग्री नॉर्थ। मतलब ये लैटिट्यूड हमें क्या शो कर रही है कि हम 5 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, जो किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ में। सिमिलरली हम लोग और ऊपर चलेंगे, और ऊपर कैसे चलेंगे, और डिग्री में हम लोग और भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने ये दूसरी लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इसी तरह मैं इस हेमिस्फीयर में भी ड्रॉ करूंगा। दोनों तरफ ड्रॉ होती है, याद रखिएगा, ठीक है, एक तरफ नहीं। जैसे ड्रॉ करेंगे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट और मिल रहे हैं। सपोज दैट ये भी हमारा हो गया, ये मान लेते हैं हम लोग 60 डिग्री हो गया, ठीक, और ये भी हमारा हो गया 60 डिग्री। अब जैसे हमने इसको ड्रॉ किया, अब हम लोग क्या करते हैं, आप देखो यहाँ 2 इंटरसेक्शन पॉइंट फिर से मिले, फिर से मैंने इन दोनों लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जैसे हम ड्रॉ करेंगे, हमको फिर से यहाँ पे एक लाइन मिलेगी, दैट इज नोन एज 60 डिग्री नॉर्थ। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, 60 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में भी करेंगे। यहाँ सेंटर पे खड़े होंगे, सेंटर से हम लोग इक्वल एंगल में दोनों हेमिस्फीयर, दोनों तरफ, दोनों पेरीफेरी में क्या करेंगे, एंगल को ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट ये हमारा हो गया 30 डिग्री, और ये भी हो गया हमारा 30 डिग्री। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट फिर से मिल रहे हैं। 2 इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको मिला देंगे, ठीक है, फिर से इसको मिला देंगे, ये कुछ ऐसा, ठीक है। जैसे ही मिलाएंगे, हमको यहाँ पे फिर से एक लाइन मिल जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। सपोज दैट ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री साउथ। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग हर एक एक एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये 30 है, मान लो हम लोग उसके और ऊपर आए, जैसे हम लोग और ऊपर आए, मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा मान लेते हैं ये एंगल कितना हो गया अपनी, सपोज दैट मान लेते हैं ये 60 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये जो लाइन आएगी हमारी, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, 60 डिग्री साउथ। 60 डिग्री साउथ कहलाएगी, है ना। तो जो लैटिट्यूड्स, हमेशा याद रखिएगा, लैटिट्यूड्स आर ऑलवेज ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द इक्वेटर, है ना। या वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द लैटिट्यूड्स आर टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इक्वेटर। हमेशा याद रखिएगा कि लैटिट्यूड का जो डिग्री मेजरमेंट होता है, दैट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। सो वी कैन से दैट द यार्ड स्टिक या पैमाना जो होता है हमारा मेजरिंग ऑफ द लैटिट्यूड का, वो होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इक्वेटर। ऑल द लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इक्वेटर। सारे एंगल्स जो ड्रॉ होते हैं वो हमारे सेंटर ऑफ द इक्वेटर में होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी इक्वेटर्स हो सकती हैं, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन ओवर द ग्लोब। सपोज दैट मैंने आपको बताया ना, एक एक एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम जो मैं लैटिट्यूड यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज that one, and that one means 90 degree, that is 90 डिग्री, राइट, है ना। तो अगर 90 डिग्री है तो एक एक डिग्री पे एक आ रही है, मतलब एक डिग्री का मतलब हुआ एक लैटिट्यूड। तो अगर 90 डिग्री की मैं बात करूं, 90 डिग्री मतलब हो गया 90 लैटिट्यूड, राइट। सिमिलरली इन सदर्न हेमिस्फीयर, similarly in southern hemisphere there is also a 90 degree, and 90 degree means 90 latitudes इधर भी है, राइट। 90 लैटिट्यूड्स इधर, 90 लैटिट्यूड्स इधर, तो टोटल कितनी हो गई, 90 प्लस 90 कितनी हो गई, 180। लेकिन बीच में एक हमारी इक्वेटर भी तो है, तो इक्वेटर को भी अगर हम इसमें जोड़ दें तो टोटल कितनी बन जाएगी, 181। सो वी कैन से दैट देयर आर टोटल 181 लैटिट्यूड्स। हमारे पास कितनी लैटिट्यूड्स होती है ग्लोब के ऊपर, देयर आर टोटल 181 लैटिट्यूड्स, एंड लैटिट्यूड्स आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इक्वेटर। बात सुन में, हमेशा लैटिट्यूड्स कहां से मेजर किया जाएगा, सेंटर ऑफ द इक्वेटर से मेजर किया जाएगा, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे लिखा है, देखिए, लैटिट्यूड इज वन ऑफ द टू प्रिंसिपल ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। दो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक लैटिट्यूड होता है और एक लॉन्गिट्यूड होता है ना। तो दोनों में से एक इंपॉर्टेंट जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा कौन है, लैटिट्यूड, दैट डिफाइन अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस
और देखिए अर्थ सरफेस पे पॉइंट को डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। The other being longitude, it refers to the angular distance of a particular location on the earth from equator. अभी मैंने आपको बताया कि जो angular displacement measure होता है वो कहाँ से होता है, from the equator। यही बात ये बोल रहा है कि it refers to the angular distance of the particular location on the earth from the equator। equator से वो angular distance measure होता है, और equator की कहाँ से, equator के center से, कहाँ से, center of equator, ठीक, इक्वेटर के सेंटर से, ठीक है। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस, फिर से यही बात बोल रहा है, इमेजिनरी लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर के साथ जितनी भी हमारी लैटिट्यूड्स होगी वो सारी क्या होगी, इक्वेटर के पैरेलल होगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी के बारे में और थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया मैंने, देखिए द लैटिट्यूड्स ऑफ अ लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज इट्स डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। अभी मैंने आपको बताया कि जो इक्वेटर होती है वो क्या होती है, एक्चुअली एंगुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इक्वेटर। वही बात यहाँ भी बोल रहा है, मेजर्ड एज एन एंगल फ्रॉम द अर्थ सेंटर। हमेशा याद रखिएगा इस बात को बड़ा ध्यान से कि वो जो एंगल मेजर होता है वो कहाँ से होता है, इक्वेटर के सेंटर से या अर्थ के सेंटर से, ठीक है। अब देखिए पैरेलल, पैरेलल्स आर लाइन दैट कनेक्ट लोकेशन विद द सेम लैटिट्यूड, ठीक है। अब क्या है, ये जो मैंने सेम लैटिट्यूड को किया है ये हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी, ये भी बात को याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, तो टोटल लैटिट्यूड्स हमारे पास कितनी होती है, यहाँ पे पेज इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो टोटल लैटिट्यूड्स कितनी होती है, यहाँ पे लिखते हैं टोटल लैटिट्यूड्स कितनी होती है, 181 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं 181 तो होती है, अगर हम देखें तो क्या जितनी भी लैटिट्यूड्स होती है वो सारी पैरेलल लाइंस होती हैं, तो ऑल द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस। ये सारी कैसी होती है, पैरेलल लाइंस होती है, सारी पैरेलल लाइंस होती है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। इसके अलावा दो कॉन्सिक्यूटिव लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है कि डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव लैटिट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर। इस बात को आपको याद रखना है, 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर होता है, ठीक। इसके अलावा एक बात और बात करें, देखिए जितनी भी लैटिट्यूड्स होती है उस लैटिट्यूड्स में सबसे बड़ी लैटिट्यूड कौन सी हो सकती है जो पॉसिबल है, वो है सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर। अगर हम फिर से यहाँ डायग्राम बनाए, देखो ये हमारा ग्लोब हो गया, ग्लोब में ये हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर से बड़ी क्या कोई पॉसिबल है, इक्वेटर से बड़ी कोई पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम बात करें कि कौन सी लैटिट्यूड ग्रेट सर्कल बनाती है, तो ओनली इक्वेटर फॉर्म्स अ ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ओनली इक्वेटर फॉर्म्स द ग्रेट सर्कल, सिर्फ इक्वेटर ही ग्रेट सर्कल बनाती है और कोई नहीं बनाती, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो इक्वेटर ही ग्रेट सर्कल बनाती है, इसके अलावा और कोई भी लाइन जो होती है वो ग्रेट सर्कल नहीं बनाती है। पैरेलल लाइंस होती है मतलब नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे मैंने लिखा है, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू टू हाफ्स, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करती है और एक सदर्न हेमिस्फीयर में करती है। बिकॉज द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल, क्योंकि अर्थ का शेप कैसा होता है आपको पता है बहुत अच्छे से कि अर्थ का शेप जो होता है वो जियोइड शेप का होता है। अर्थ जो होती है वो ओबिलिएट होती है, मतलब उसका जो, अगर मैं यहाँ पे बना हूँ तो अर्थ स्फेरिकल नहीं होती, अर्थ थोड़ी सी ऐसे होती है, ये शेप है अर्थ की, ठीक है। तो अर्थ जो है वो एक जियोड शेप का है। जियोड को आप ऐसे समझिए, जो आपने देखा होगा संतरा, माल्टा, खासकर माल्टा जो होता है वो हल्का ऊपर से फ्लैटेंड होता है ना, और जो उसका जो डायमीटर होता है वो थोड़ा सा ओब्लेट होता है, फैला हुआ होता है, ठीक है।
Because the earth is slightly flattened at the pole, the inner distance of the degree of the latitude is somewhat longer at the pole than the equator. ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे ज्यादा होगा तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होता है, यहाँ पे डिस्टेंस कम होती है। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है अभी कि जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर, या इसको हम 69 माइल्स लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में हम लोग कौन कौन सी लैटिट्यूड की बात करेंगे। देखिए, पहली लैटिट्यूड जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो हमारी कौन सी है। पहली लैटिट्यूड जो हमारी यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है हमारी, थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। ये हमारा ग्लोब हो गया फिर से। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे बना रहा हूँ, लेकिन अर्थ का शेप कैसे होता है, जियोड शेप का होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारी ये है इक्वेटर। सबसे पहले हमारी कौन सी है, इक्वेटर। ठीक है, ये हमारी इक्वेटर हो गई। ठीक, थोड़ा सा तिरछी बन रही है, अब सही बनी। ये हमारी इक्वेटर। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली है वो हमारी कौन सी है, इक्वेटर है। ठीक, दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो हमारी कौन सी है, बहुत ध्यान से समझिए। दूसरी जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये। ठीक है, ये, और नीचे ऐसे ही सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी खींचते हैं ये। ठीक है, ये कौन सी है, ये हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो दो हो गई। इसके अलावा आगे चलते हैं, और कौन सी इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर चलेंगे तो एक और लाइन हमें मिलती है यहाँ पे, ये, और एक यहाँ पे नीचे। ठीक है, कौन कौन सी है ये, देखिए, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। इसे हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। और इसे हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल। ठीक, इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलते हैं दो पॉइंट्स। इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, और इसे हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री साउथ। इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। ये है नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल। क्या है, साउथ पोल। तो इतने हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, इसके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, सर वाई ओनली 23.5 डिग्री। हमने कैसे ही माना होगा कि दिस इज द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड, है ना। हम लोग 30 भी मान सकते थे, 25 भी मान सकते थे, इवन 20 भी मान सकते थे। देन वाई वी कंसिडर्ड ओनली 23.5 डिग्री north and 23.5 degrees south as an important latitude. In northern hemisphere it is known as northern tropic of cancer, in southern hemisphere it is known as tropic of capricorn. Why only 23.5 डिग्री। ठीक है, तो अभी इसका आंसर हम लोग आगे देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया है। इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, बट एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको ये बताऊं, सुनिए। जो सूरज की सीधी किरणें होती हैं, द डायरेक्ट परपेंडिकुलर सन रेज। ठीक है, हमको पहली चीज अच्छे से पता है, थोड़ा सा और इसको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अब मजा आ जाएगी आपको। देखिएगा, वी ऑल नो दैट, हम सभी को एक बात पता है कि ऑल द प्लैनेट्स, ये ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, ठीक है, दिस इज सपोज दैट इलिप्स, है ना, ये हमारी इलिप्स है। ठीक है, और सपोज दैट इट इज सन। ठीक है, ये क्या है, सन। सपोज दैट इट इज सन। ठीक है, ये क्या है, सन है। सन को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं जैसे थोड़ा ब्राइट दिखे, राइट। ये थोड़ा सा मैं दूसरे कलर ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक, सपोज दैट इट इज सन, ये सन है। ठीक है, अब ये सन है हमारा, और सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है भाई, सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं, हमको पता है। ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना। इसी के साथ चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं, सारे प्लैनेट्स लगा रहे हैं, इवन उसमें हमारी अर्थ भी है ना, इंक्लूडिंग अर्थ। अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सही बात, हमने सही बात बोली, है ना, सही बात है।
है ना। अब देखिए, जब सन ऐसे रोटेट करती है, जब अर्थ ऐसे रोटेट करती है, सन तो अपनी जगह पे, अर्थ जब ऐसे अपने अपने आप को रोटेट करती है ना, अपनी एक्सिस में वो रिवोल्यूशन मोशन करती है, तो जो सूरज की सीधी किरणें होती हैं, द परपेंडिकुलर सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही गिरती है। मतलब हमने बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खींचा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न खींचा है, नेचर ने पहले ही बना दिया है कि द परपेंडिकुलर सन रेज फॉल्स बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, इसके बाहर नहीं जाती, इसके बाहर सनरेज नहीं जा सकती। अब क्या बाहर सनरेज नहीं जा सकती, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या उजाला नहीं होता, क्या दिन नहीं होता, क्या सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, क्या पहुंचती है, बट परपेंडिकुलर सनरेज नहीं पहुंचती, स्लैंटेड पहुंचती है। कैसे पहुंचती है, स्लैंटेड पहुंचती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड नहीं जाएगी, जाएगी बट स्लैंटेड जाएगी। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द लास्ट बाउंड्री, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द लास्ट बाउंड्री अप टू विच द परपेंडिकुलर सनरेज फॉल्स। मतलब ये लास्ट बाउंड्री है जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लास्ट बाउंड्री है जहां पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर सनरेज फॉल्स होती है। इसके अलावा और कोई इसके बियॉन्ड नहीं है, इसके बियॉन्ड परपेंडिकुलर सनरेज नहीं जाती। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड नेम्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज यहीं तक आपकी परपेंडिकुलर सनरेज फॉल होती है। ठीक है, बियॉन्ड इसके परपेंडिकुलर सनरेज नहीं जाती। इनफैक्ट वहां कैसी जाती है, स्लैंटेड सनरेज जाती है। ठीक है, तो स्लैंटेड जाती है, परपेंडिकुलर सनरेज falls only on the 23.5 degree north and 23.5 degree south। ठीक है, that's why it is considered as an important latitude। इसलिए जोग्राफर ने इसी को माना है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। हम लोग 30 को भी मान सकते थे, 25 को भी मान सकते हैं, बट उसको नहीं माना। ठीक है, क्यों 23.5 डिग्री माना, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर सनरेज गिरती है, राइट। इसके बियॉन्ड जाते हैं तो हमें स्लैंटेड मिलती है, तिरछी जो सूरज की रोशनी होती है वो पहुंचती है, तो परपेंडिकुलर सनरेज यहाँ नहीं जाती, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड मानते हैं। अब आर्कटिक सर्कल को हम लोग क्यों मानते हैं, ठीक है, 66.5 डिग्री इंपॉर्टेंट क्यों मान लिया भाई, या 66.5 डिग्री साउथ इंपॉर्टेंट क्यों मान लिया। तो आर्कटिक सर्कल एक ऐसी लैटिट्यूड है जिसके बियॉन्ड आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिडनाइट सन, आपको एक फिनोमिना होता है वो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मिडनाइट सन। अब ये मिडनाइट सन क्या है, मिडनाइट सन का मतलब होता है 24 घंटे दिन ही दिन, मतलब सूरज निकलेगा तो 24 घंटे निकला रहेगा। ठीक है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर आपको मिडनाइट सन का फिनोमिना देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी अंटार्कटिक सर्कल भी क्या है, इसके बियॉन्ड आप जाओगे तो आपको यहाँ पे मिडनाइट सन का फिनोमिना देखने को मिलता है। ये क्यों होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। मिडनाइट सन, तो आपको मिडनाइट सन का फिनोमेना कहाँ देखता है, बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल और बियॉन्ड अंटार्कटिक सर्कल। तो हम लोग कह सकते हैं आर्कटिक सर्कल क्या है, आर्कटिक सर्कल इज द सदर्न बाउंड्री इन नदर्न हेमिस्फीयर एट विच द फिनोमेना ऑफ मिडनाइट सन ऑकर। जहां पे ये मिडनाइट सन का फिनोमेना देखने को मिलता है आर्कटिक सर्कल के ऊपर। इसी तरह अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर भी आपको कौन सा फिनोमेना देखने को मिलता है, मिडनाइट सन, मतलब सूरज निकलेगा तो 24 घंटा निकला रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारी इंपॉर्टेंट एल्टीट्यूड्स दूसरी कौन सी है, आर्कटिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है, मूविंग ऑन, इसी को मैंने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे लिखा है। देखिए, इक्वेटर की अगर हम बात करें तो इट सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मेजरिंग लैटिट्यूड। अभी हमने बताया जितनी भी लैटिट्यूड्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं वो कहाँ से लैटिट्यूड को ड्रॉ करते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूडनल लाइन, सबसे लंबी लाइन है, 40,075 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ वाइज द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, इसीलिए इसको कहते हैं कि इट फॉर्म अ ग्रेट सर्कल। ये क्या करता है, एक ग्रेट सर्कल बनाता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, इसके अलावा अच्छा ये क्लाइमेट के बारे में दिया गया, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे समझेंगे, वैसे आप ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम इक्वेटर की बात करें, ये इक्वेटर, तो इक्वेटर पे जो सूरज की सीधी किरणें होती हैं वो साल में 2 बार गिरती हैं। ठीक है, और इक्वेटर जो होता है अमूमन इसका टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा हाई होता है, क्योंकि सूरज जो होती है ये सोलर रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है थ्रू आउट द ईयर। तो होता है हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, टेम्परेचर हाई होता है थ्रू आउट द ईयर। इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन, वो भी हाई होती है।
हाई प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलता है, बारिश आपको ज्यादा देखने को मिलती है। हमेशा याद रखिएगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, एंड बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द हाई प्रेसिपिटेशन एज वेल, राइट। सो इक्वेटर पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि यहाँ पे हाई सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है, एंड बिकॉज ऑफ द हाई सोलर रेडिएशन देयर इज अ चांसेस ऑफ द हाई हाई प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और जब हाई प्रेसिपिटेशन होते हैं तो यहाँ पे बताइए क्या डेजर्ट बनने की कोई पॉसिबिलिटी है? तो नहीं, यहाँ पे इक्वेटर पे कभी आपका डेजर्ट नहीं बनेगा। इक्वेटर पे हमेशा आपको हरे भरे और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कैसे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घने जंगल देखने को मिलते हैं। ठीक है, वही कह रहा है, अ ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक क्लाइमेट कैरेक्टराइजेस इट एंड एक्सपीरियंसेस रिलेटिवली कंसिस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कंसिस्टेंट होता है, बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं होता है। मतलब टेम्परेचर रेंज जीरो होती है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, बहुत हाई और लो का, वो बहुत मिनिमम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं रेंज टेम्परेचर रेंज इज वेरी मिनिमल, वेरी लो। क्या है? बहुत लो है, टेम्परेचर रेंज बहुत कम है। मतलब जो डिफरेंस है हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर का, वो क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट वन में क्या कह रहे हैं, नियर इक्वेटर द लेंथ ऑफ द डे लाइट आर रिमेन रिलेटिवली कंसिस्टेंट कांस्टेंट रिजल्टिंग इन मिनिमल सीजनल वेरिएशन। ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट परपेंडिकुलर सनरेज गिरती है और यहाँ पे ज्यादा गिरती है तो टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से जो सीजनल वेरिएशन होता है वो बहुत कम होता है। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ समर सीजन देखने को मिलता है, याद रखिएगा, सिर्फ समर, विंटर सीजन नहीं आता। ठीक है, इक्वेटर पे विंटर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा इक्वेटर याद रखिएगा, इक्वेटर पास थ्रू 13 कंट्रीज। कितने देशों से पास होती है? 13 देशों से पास होती है, जिसमें से 3 जो है वो है साउथ अमेरिका में। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। इसके अलावा 7 जो है वो है आपके अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में। और 3 जो है वो है आपके एशिया में। कहाँ पे? एशिया में। रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चन आते हैं बट आ जाते हैं, 13 याद करना मुश्किल है। लेकिन आप एक बार देख लीजिए, जब पासिस थ्रू कहाँ कहाँ से होता है, देखिए कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, ये साउथ अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद साउथ ओमा एंड प्रिंसिपी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबॉन, युगांडा, कीनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सब आपके कहाँ थे? अफ्रीका में थे। इसमें से एक सोमालिया भी है अफ्रीका का, तभी साथ होगा। ठीक, मालदीव्स, इंडोनेशियन, किरीबाती, ये कहाँ पे है? एशिया में। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखिएगा, 3 साउथ अमेरिका में है, 7 आपके अफ्रीका में और 3 एशिया में। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, कोलंबिया, इक्वाडोर है, ब्राजील है, ये आपका साउथ अमेरिका में। साउथ ओमा एंड प्रिंसिपी ये एक ही है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबॉन, युगांडा, कीनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सोमालिया, ये है अफ्रीका में। मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरीबाती, ये आपका कहाँ पे है? ये है एशिया में। इसके अलावा ये कुछ वाटर बॉडी से भी पास होते हैं, कहाँ कहाँ से? ये भी याद रखिएगा, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सी वाटर बॉडी से पास होते हैं। तो पहला इंडियन ओशन से पास होता है। इसके बाद लेक विक्टोरिया, ये कहाँ पड़ती है? ये अफ्रीका में पड़ती है। अच्छा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि लेक विक्टोरिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक ओशन है, सॉरी, अटलांटिक ओशन है। इसके अलावा साउथ चाइना सी है। मकस्सर स्टेट है, मकस्सर स्टेट कहाँ पड़ती है ये भी आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। गल्फ ऑफ तोमिनी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ तोमिनी, मोलक्का सी, इसके बाद हल महिरा सी, पैसिफिक ओशन, ये सारी चीज है जहाँ से वाटर बॉडीज है, जो यहाँ से ये इक्वेटर पास होती है। एक बार देख लीजिए, अगर कभी ऐसे आता है तो आप मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको इसका डायग्राम भी दिया है, ये है, यही है इक्वेटर, इसी को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। यही है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, तो यही हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? इक्वेटर। यही इक्वेटर है। ठीक है, साउथ अमेरिका से पास होती है। ठीक, ये अफ्रीका से पास होती है और ये एशिया से पास होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरी इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड हमारी थी वो कौन सी थी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी। ठीक है, हमने अभी देखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो डिग्री है कितना है, एंगुलर डिस्टेंस कितना है, अभी हमने देखा एंगुलर डिस्टेंस कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हमारा क्या है? एंगुलर डिस्टेंस है किसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। नॉर्थ मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इट इज द नदर्न मोस्ट पहले दैट द सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड। मैंने आपको वही बताया कि डायरेक्टली ओवरहेड मतलब इसके अलावा डायरेक्टली ओवरहेड इस नदर्न हेमिस्फीयर में और कहीं नहीं हो सकती। इसके ऊपर फिर
सन जो होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। जैसे ये मैंने अभी बताया ये आपका ग्लोब है। तो ग्लोब पे क्या होता है, ये आपकी इक्वेटर है और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो डायरेक्ट परपेंडिकुलर सनरेज है वो यहीं तक जाएगी, इसके बाद फिर से ये नीचे आना शुरू हो जाती है और ये कहाँ तक जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, यहाँ तक पड़ती है और फिर यहाँ से फिर ये ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो डायरेक्टली ओवरहेड कहाँ होती है, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होती है, नदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा डायरेक्टली ओवरहेड कहाँ होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है, the sun reaches its greatest declination north and is directly over the Tropic of Cancer during the summer solstice 21st of June। मतलब जब परपेंडिकुलर सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है तो कौन सा दिन होता है भाई, वो 21 होता है। कौन सा होता है, 21 और इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं समर सोलिसिटाइज। क्या बोलते हैं, समर सोलिसिटाइज। तो हमेशा याद रखिएगा समर सोलिसिटाइज क्या है। समर सोलिसिटाइज एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें परपेंडिकुलर सनरेज कहाँ गिरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है, एंड दैट फिनोमिना ऑकर ऑन 21 इन नदर्न हेमिस्फीयर। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, बहुत सारे देशों से पास होती है, 17-18 देश हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है हमको याद करना। बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑल्सो पासेस थ्रू इंडिया। याद रखिएगा ये इंडिया से पास होती है, इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है, 8 राज्यों से पास होती है। इट इज रेलिवेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में यही पूछेगा, एग्जाम में आपसे देश का नहीं पूछेगा, देश का उसको नहीं पूछना, इतने सारे किसी को याद ही नहीं रह सकते। बट Tropic of Cancer divides India into almost two equal halves and passes through the 8 states of the India, so it is relevant from our examination point of view. So we have to look how many, yeah, in which states the Tropic of Cancer passes. The first state is Gujarat. ऑब्वियस सी बात है, गुजरात से पास होगा, बीचों बीच में पड़ रहा है। आफ्टर दैट राजस्थान, राजस्थान से पास हो रहा है, इसका सीक्वेंस भी याद रखिएगा। देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, आप इसको बहुत सारी ट्रिक्स है, आप किसी से भी याद कर सकते हैं। जैसे एक मैंने देखा था, एक मेरे स्टूडेंट ने बताया था, मगरमच्छ झपटा, ऐसे आप कर सकते हैं। माँ से चाहे आप मध्य प्रदेश मान लो, चाहे मिजोरम मान लो, गा से हो जाए आपका गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, और ये माँ से आपका अगर ये मध्य प्रदेश माना तो ये मिजोरम, ये छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से हो गया झारखंड, पा से मतलब पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, टा से त्रिपुरा। टोटल 8 हो गए। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। आप देखिए 8 राज्यों से पास हो रही है। नियरेस्ट सिटी टू द टॉपिक ऑफ कैंसर इज उदयपुर इन त्रिपुरा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर इज इन मध्य प्रदेश। सबसे लंबी जो आपकी जो लंबाई है वो क्या है, वो आपकी मध्य प्रदेश में है। मिनिमम लेंथ ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर इज इन राजस्थान, सबसे कम पास होती है राजस्थान में। ठीक है, माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कैच टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही नदी एक ऐसी नदी है इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि इक्वेटर को 2 बार कट करने वाली कौन सी लाइन है, कौन सी नदी है, तो उसका नाम है रिवर कॉन्गो। क्या नाम है, रिवर कॉन्गो। ठीक है, तो रिवर कॉन्गो इंटरसेक्ट इक्वेटर बाई 2 टाइम्स। ठीक, अब ठीक है, तो याद रखिएगा इक्वेटर को 2 बार कट करने वाली लाइन कौन सी, रिवर कौन सी है, रिवर कॉन्गो है। और टॉपिक ऑफ कैंसर को पास करने वाली जो रिवर है उसका नाम क्या है, रिवर माही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करते हैं। तो ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये आपकी बनी हुई है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ जो है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो होती है वो भी कई सारे देशों के पास होती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना आपसे नहीं पूछेगा। सूरज की सीधी किरणें जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे गिरती हैं, सूरज की सीधी किरणें जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे गिरेगी, जब सूरज की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे गिरती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब सूरज की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे गिरती है तो ये गिरती है 22 दिसंबर के दिन। कब गिरती है, 22 दिसंबर के। और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं विंटर सॉलिसिटाइस। क्या बोलते हैं, विंटर सॉलिसिटाइस। इसे ही हम लोग बोलते हैं विंटर सॉलिसिटाइस। तो हमेशा याद रखिएगा जब सदर्न हेमिस्फीयर में जब डायरेक्टली परपेंडिकुलर सनराइज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरे, दैट इज नोन एज विंटर सॉलिसिटाइस एंड इट ऑकर ऑन द 22 ऑफ दिसंबर। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इज आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के बारे में मैंने आपको बताया कि आर्कटिक सर्कल का जो लैटिट्यूडनल डिग्री होती है वो कितना होता है, 66.5 डिग्री
नॉर्थ। ठीक है, जैसे ही आर्कटिक सर्कल के ऊपर जाते हैं हमको कौन सा फिनोमेना देखने को मिलता है? मिडनाइट सन। अभी आपको बताया मिडनाइट सन आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज मिडनाइट सन? इट रेफर्स टू अ पीरियड ड्यूरिंग द समर सॉलिस्टिटाइज। समर सॉलिस्टिटाइज कब होता है? अभी मैंने आपको बताया 21 जून, मतलब गर्मी की सीजन की बात हो रही है। ठीक है, तो जब समर सॉलिस्टिटाइज चलता रहता है तो समर सॉलिस्टिटाइज के पीरियड में when the sun remains visible above the horizon for 24 hours resulting continuous daylight, मतलब 24 घंटे दिन ही दिन है, सूरज डूब ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों होता है आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे मूव करती है, कैसे रोटेट करती है, वहां पे हम आपको और अच्छे से डिटेल से बताएंगे। ठीक है, आर्कटिक सर्कल कहाँ कहाँ से पास होती है तो एक नजर देख लेते हैं। वैसे कभी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं अभी तक आया है। डेनमार्क, क्योंकि ग्रीनलैंड किसके पास है? डेनमार्क में। तो डेनमार्क से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, कनाडा, आइसलैंड एंड यूएसए। ठीक है, ये देखिए ये है ये आर्कटिक सर्कल। अब आप देखो ये एकदम आप टॉप पे नॉर्थ पोल के पास पहुंच गए हो, एकदम नॉर्थ पोल के पास आप पहुंच गए। ठीक है, आप देख रहे हैं, बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा, मैं चीजें यही क्लियर करता हूँ आपको। सपोज दैट यहाँ हमारा सन है, क्या है? सन है। ठीक, सूरज की सीधी किरणें इधर आ रही हैं, सूरज मतलब अपनी रोशनी इधर दे रहा है। ठीक, और ये है एक्सिस ऑफ द अर्थ। ठीक, ये क्या है? एक्सिस ऑफ द अर्थ, मैंने ये खींच दिया एक्सिस, ये। ठीक, ये है एक्सिस। अब आप हमें बताइए जरा सोच के, सूरज जब ये एक चक्कर ऐसे लगा लेगा, पृथ्वी हमारी एक चक्कर ऐसे लगा लेगी, तो ये वाला पार्ट जो है ये तो घूम के इधर आ जाएगा, है ना? तो इधर अभी दिन है क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है, जब इधर से आ जाएगा तो रात हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाला पार्ट अगर आप देखो तो ये घूमने के बावजूद ये इधर आएगा तब भी सूरज की रोशनी इधर पड़ रही है। तो बताओ क्या सूरज आपका इधर भी नहीं निकला रहेगा? निकला रहेगा कि नहीं निकला रहेगा? अभी मैं आपको ऐसे टेम्परेरी समझा रहा हूँ, इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे आगे मोशन ऑफ द अर्थ में। ठीक है, क्योंकि आर्कटिक सर्कल के ऊपर जो सूरज की सीधी सीधे मतलब सूरज की जो किरणें होती हैं स्लैंटेड सनरेज होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती, स्लैंटेड होती है। स्लैंटेड जो रेज होती है वो वहां तक पहुंचती है तो वहां पे 24 घंटे दिन ही दिन रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, कौन सा फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है? द फिनोमेना ऑफ मिडनाइट सन, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आर्कटिक सर्कल की बात, अंटार्कटिक सर्कल की बात करें तो अंटार्कटिक सर्कल का जो डिग्री एलिवेशन होता है वो कितना होता है? एंगुलर डिस्टेंस वो होता है 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये साउथ यहाँ पे ये अंटार्कटिक सर्कल है, देखो 66.5 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये सदर्न हेमिस्फीयर में बनता है, सेम यही है। यहाँ पे भी आपको मिडनाइट सन देखने को मिलता है, लेकिन ये कब देखने को मिलता है? ये विंटर सोलिस्टिटाइज में देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा नहीं है, ये आपको कब देखने को मिलेगा? इन विंटर सोलिस्टिटाइज। कब देखने को मिलेगा? विंटर सोलिस्टिटाइज। विंटर सोलिस्टिटाइज मतलब कौन सा? 22 दिसंबर। कब देखने को मिलेगा? 22, सॉरी, विंटर सोलिस्टिटाइज ये कब देखने को मिलेगा आपको? 22 दिसंबर के दिन। कब देखने को मिलेगा? 22 दिसंबर के दिन। तो इस बात को याद रखना है आपको कि अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर आपको मिडनाइट सन का फिनोमेना देखने को मिलता है इन विंटर सोलिस्टिटाइज मतलब 22 दिसंबर के दिन। ठीक है, कब देखने को मिलेगा? 22 दिसंबर के दिन। तो इस बात को याद रखना है आपको। ठीक, चलिए अब देखिए ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड से हमने कौन कौन सी पढ़ी है, जरा सा थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहीं पे इसको एक पूरा समराइज कर लेंगे तो हमको जल्दी से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे इसको समराइज करते हैं। कौन कौन सा पढ़ा हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में? पहली पढ़ी हमने इक्वेटर। क्या पढ़ी? इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड। दूसरी पढ़ी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरी पढ़ी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 22 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, और तीसरी पढ़ी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन सी पढ़ी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड थी। इसके अलावा चौथी पढ़ी हमने आर्कटिक सर्कल। क्या पढ़ा? आर्कटिक सर्कल, जिसकी डिग्री कितनी थी? 66.5 डिग्री नॉर्थ।
इसी के ऊपर हमें कौन सा फिनोमेना देखने को मिलता है, मिडनाइट सन। ठीक है, इसके था अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल की क्या डिग्री थी, 66.5 डिग्री साउथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमने यहाँ पे पढ़ी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इन सारी लैटिट्यूड्स को। ठीक है, इसको आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, बेसिक है, क्योंकि इतना नहीं याद आएगा तो फिर आगे हमको चीजें समझ में नहीं आएंगी, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने बहुत बेसिक पढ़ा है आज, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स का, लैटिट्यूड्स के बारे में। एक टॉपिक इसी से एसोसिएटेड और है, जिसको हम लोग कहते हैं हीट या लैटिट्यूडनल हीट डिवीजन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, ये लैटिट्यूडनल हीट जोन ऑफ द अर्थ, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम लोग कल दूसरी वीडियो में हम लोग इसी के आगे जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आने वाले डेज में हम लोग ऐसे, हम आपको जितने भी टॉपिक्स हैं सबको क्लियर करेंगे। जितने बच्चे हमसे पढ़े हैं, जिनको अभी लग रहा था कि अब सर की वीडियोस नहीं आएगी या नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, हम आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियोस आपको मिलेगी, और आपको इसी चैनल पे मिलेगी, इसीलिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करके जाइएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई बच्चे पसंद करते हैं। ठीक है, और जितना मैं पढ़ा दूं, जहां से मैं जितना मैं पढ़ा दूंगा, ये गारंटी है कि आपका 100% जो पेपर है यहीं से हो जाएगा। आने वाले टाइम में हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अभी उसको शुरू किया जाएगा, प्रैक्टिस की भी क्लासेस आएगी, और जो टॉपिक्स है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी के साथ साथ और भी जो जीएस के जो टॉपिक सब्जेक्ट है उसको भी मैं कवर करूंगा आने वाले जितने भी बैचेस हैं या जितने भी वीडियोस हैं उसमें। ठीक है, तब तक के लिए बिल्कुल पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।